एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर आ रहा है। आज मैं ये टॉपिक पूरा इसका कंटेंट कंप्लीट करा दूंगी, फिर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड रह जाएंगी आपकी कुछ एप्लीकेशन इस टॉपिक की, वो हम कल कर लेंगे और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। आपने उसकी ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करी, λ1 एंड λ2 मान लो आपकी ईगन वैल्यूज आ गई। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ईगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों ने पीछे पढ़ाया था मैंने आपको कल भी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी ईगन वैल्यूज भी डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है, इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स उसके पास होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि वो जो आपके ईगन वेक्टर्स होते हैं ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगन वैल्यूज, वो आपके ऑर्थोगोनल भी होते हैं। यहाँ पे हम ये चीज प्रूव करेंगे कि जो आपस में वो जो ईगन वेक्टर्स आप निकालते हो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली, वो आपके आपस में ऑर्थोगोनल भी होते हैं। यहाँ पे हम ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस चल रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ही ऐसा होता है कि आपकी ईगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट है तो आपके ईगन वेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो वो ईगन वेक्टर्स होते हैं वो आपके ऑर्थोगोनल भी होते हैं। ठीक है, ये केस सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे हम कि कैसे वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो देखो, आप लोगों को पता है कि x1 एंड x2 आपके दो मान लो ईगन वेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगन वैल्यू λ1 एंड λ2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपका ax1 बाय डेफिनेशन ax1 इज इक्वल टू λ1 x1 हो जाएगा एंड ax2 आपका जो है वो λ2 x2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रूफ लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेके चलते हैं λ1 x1 डॉट x2। ठीक है, x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज हम लेके चलते हैं। देखो क्या रिजल्ट मिलता है। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ λ1 x1, इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है ना, दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है और यहाँ स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब रूल्स आपके फॉलो होते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो उसके बाद यहां से मैंने क्या करा, देखो λ1 x1 मेरा ax1 के बराबर है, तो मैं इसकी जगह ax1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से देखो, मेरे हिसाब से तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी जो बुक में कराया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इस x1 को अलग करके ax2 लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, x1 ax2 आपका किसके बराबर है, λ2 x2 के बराबर है। तो यहां से मैं इंप्लाई कर सकती हूँ λ2 एंड x1 इंटू x2। तो आप देख सकते हो λ1 x1 डॉट x2 आपका किसके बराबर आ रहा है, λ2 x1 डॉट x2 के। तो यहां से मैं अगर मैं कॉमन लूं तो लैम्डा माइनस के λ2 और x1 डॉट x2 आपका ये आपका इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखो λ1 एंड λ2 दीज बोथ आर डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज, तो बराबर तो ये नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे को क्या होगा कि बिकॉज λ1 डज नॉट इक्वल टू λ2, तो इसका मतलब क्या है, मेरा x1 डॉट x2 ही मेरा 0 के बराबर जाएगा। यही तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यही तो होती है कि x1 डॉट x2 कर रहे हो या x2 डॉट x3 कर रहे हो, वो सब 0 के बराबर हो जाते हैं। और खुद मतलब ये है कि वेक्टर का अगर आप खुद के वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन का, जैसे कि x1 वेक्टर है उसकी आप उसमें ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, बाकी अगर आप इसके किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो x1 डॉट x2 आपको 0 हो गया, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, ऑर्थोगोनल की। ठीक है ना, तो यही चीज है। ठीक है, बाकी इन्होंने देखो क्या करा है, इन्होंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक गिवन थी ना, तो इन्होंने इसका ट्रांसपोज लेके करा है। देखो मैं वो भी बता दूंगी। हम लोग लेके चले थे λ1 x1 डॉट x2, फिर यहाँ से हमने क्या करा, λ1 x1 करा, x2 करा। λ1 x1 हमारा ax1 के बराबर है, ठीक है, इंटू x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया।
क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज भी ले लोगे तो भी कोई फर्क तो पड़ना नहीं, रहेगा तो वो बराबर ही, ठीक है ना। इसी वजह से तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना इस तरीके से, ए का ट्रांसपोज x1 का ट्रांसपोज हो जाता है इंटू एक्स, तो ए का ट्रांसपोज तो आपका ए के बराबर हो जाएगा, x1 का ट्रांसपोज भी आपका जो है, सॉरी, प्रॉपर्टी शायद कुछ ऐसा होती है ना कि अगर आप ए और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो तो इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ऐसा ये प्रॉपर्टी होती है ना, तो मैंने गलत लिख दिया, इस हिसाब से ये x1 का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं जो मैंने ये तरीका करा, आई थिंक दिस इज रोंग, यही तरीका बेस्ट है, क्योंकि जब आप वेक्टर्स का या मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप उनकी पोजीशन को ऐसे ही अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकते ना, यस। तो इसी बुक वाले को ही फॉलो करना, इसको रहने देना, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ एक, वैसे तो एक जनरल ओवरव्यू ले लिया था, लेकिन बेस्ट मेथड जो होगा वो यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है। और मैं ऐसे ही देखो, मैंने पता यहाँ क्या गलती करी, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस x1 को रखे इस ax2 को ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं रख सकती ना मैं, ऐसे नहीं रख सकते हम, ठीक है ना। ये जो तरीका है ये गलत है, जो मैट्रिक्स की जो पोजीशन है वो वही रहेगी, ऐसे आप बिना प्रॉपर्टी लगाए उसमें ऐसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे ए ट्रांसपोज x1 ट्रांसपोज कर दिया, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे पोजीशन नहीं बदल सकते, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू x1 ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज x2। अब देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, x1 का ट्रांसपोज, अब यह आप ऐसे कर सकते हो इसको बराबर, नाउ यू कैन राइट दिस, ठीक है। तो x1 का ट्रांसपोज x के बराबर ही होगा, a का ट्रांसपोज a के बराबर होगा, और ax2 आपका किसके बराबर था, λ2 x2 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये स्केलर है क्योंकि, तो ये बाहर आ जाएगा और ये x1 डॉट x2 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आपको वही सेम λ1 माइनस के λ2 x1 डॉट x2 जीरो, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता तो ये जीरो होगा, तो इसका मतलब सेट आपका ऑर्थोगोनल सेट होगा, ठीक है। ये चीज नहीं करना, क्योंकि हम इस तरीके से ऐसे ए को x2 के साथ नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज वाला ही हम यूज करेंगे मेथड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज गिवन है, आपके इगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो ऑर्थोगोनल भी होते हैं ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मली डायगोनलाइजेशन क्या होता है, डायगोनलाइजेशन किसे बोलते हैं कि कोई आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, तो जब उस कोई एक ऐसी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करे जो सच दैट कि पी इनवर्स एपी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो, यही तो हमने पढ़ा था डायगोनलाइजेशन के बारे में। ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन में क्या होता है कि जो वो मैट्रिक्स है ना पी, वो ऑर्थोगोनल भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो डेफिनेशन वही है डायगोनलाइजेशन की, पी इनवर्स एपी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। इन बस इसमें केस ये है कि जो पी मैट्रिक्स है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसमें इसमें सिर्फ इतना केस है, ठीक है ना, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और थ्योरम है फंडामेंटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, एक थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास एक n क्रॉस n ऑर्डर की, और वो जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल है और उसकी इगन वैल्यूज भी एकदम रियल नंबर्स है, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। मतलब सिर्फ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ही ऐसा हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है, उसकी इगन वैल्यूज भी डिस्टिंक्ट है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही केस होगा। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है, हम यहाँ पे देखो इसको प्रूव करते हैं कैसे। हमने मान लिया कि ए हमको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल दे रखी है, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये प्रूव करेंगे कि ए आपकी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव कर दो, ये प्रूव कर दो कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो हम ये कह देंगे मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ए को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल हम मान के चल रहे हैं। अब देखो डायगोनलाइजेबल है तो इट मींस कि D इज इक्वल टू पी इनवर्स एपी, ये होगा डेफिनेशन, तो यही कहती है डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए ये, ठीक है। और जहां पे P आपकी कैसी है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है आपकी, ठीक है ना। और क्योंकि मैट्रिक्स, ठीक है ना, हाँ, P आपकी कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब देखो हमें गिवन है D इज इक्वल टू पी इनवर्स एपी, ठीक है। अब आपको तो पता है कि जो P इनवर्स P होता है वो तो एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो बेसिकली ये मैं सिर्फ माइंड में सोचने कह रही हूँ, तो D आपका A के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या करो, अब जो ये A है, A इज इक्वल टू D है ना जैसे, तो यहाँ पे आप P इनवर्स P से मल्टीप्लाई करवा दो इसमें, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखो कि जो P इनवर्स होगा वो तो आपका P ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मैट्रिक डायगोनलाइजेबल होती है वो इन्वर्टिबल भी होती है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना।
इनवर्स एग्जिस्ट करता है और जो वो इनवर्स होता है वो उसके ट्रांसपोज के ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी जगह P इनवर्स की जगह है नहीं, हाँ, तो A इज इक्वल टू हम लोग P इनवर्स की जगह हम लोग P ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इस ओवरऑल का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स चलेगा ना, P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, D का ट्रांसपोज एंड P का ट्रांसपोज, P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो P हो जाता है, D का ट्रांसपोज भी D हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट है 0 0 0 0, इसका ट्रांसपोज करोगे सेम यही मिलेगी, तो D का ट्रांसपोज जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी D मिलेगा, और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये P का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका A के बराबर ही आ जाएगी, मतलब कि A का ट्रांसपोज आपका A के बराबर आ जाएगा। बस यही हमको प्रूव करना था कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो PDP ट्रांसपोज जो था वो A के तो बराबर था, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि A का ट्रांसपोज देखो जो A थी वो हमारी PDP ट्रांसपोज के बराबर आई थी, ठीक है। जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकाल के भी हमको PDP ट्रांसपोज ही मिला, तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज और A मैट्रिक्स आपस में बराबर हो गए ना, ठीक है ना। समझ में आया ना आपको कि देखो हम लोग लेके चले A इज इक्वल टू PDP इनवर्स हम लोग लेके चले, ठीक है। फिर A जो हुआ वो PDP इनवर्स आपका P ट्रांसपोज के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इस ओवरऑल का ट्रांसपोज लेकर चल रहे हैं दोनों तरफ से। जब ट्रांसपोज लेकर चलेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर A B का ट्रांसपोज है तो वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, मतलब इनवर्स बैक पार्ट से चलता है। तो ये हो जाएगा P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, D का ट्रांसपोज और P का ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करा आपने, फिर अगेन ट्रांसपोज करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, और कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो खुद ही उसके बराबर ही होते, तो D के बराबर हो जाएगा। ये P, तो देखो ये और ये आपस में बराबर आ गए, तो इसका मतलब A आपका A ट्रांसपोज के बराबर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, बेसिकली तो बस आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ही ऐसा होगा कि कोई मैट्रिक्स अगर आपकी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है, उसकी रियल इगन वैल्यूज हैं, तो वो केस जब भी होगा जब मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। बेसिक सी बात बस इतनी है याद रखने की, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप ये मैट्रिक्स देख सकते हो, ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल होगी। डायरेक्ट हम थ्योरम से ये बात कह देंगे। ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगी। सिमिलरली ये भी नहीं है, ये है तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल भी होगी। तो डायरेक्ट हम थ्योरम से बात कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन, हमें एक ऐसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है P सच दैट P इनवर्स इज इक्वल टू आपको क्या मिले, डायगोनल मैट्रिक्स मिले, तब हम वो निकालेंगे, उसका फंडा है। देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A, आपने पहले तो इसकी नॉर्मल ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करी, तो इसकी जो ईगन वैल्यूज आपको मिलेंगी वो मिलेंगी -6 3 एंड 3। तो वी से कि इसकी जो है जो 3 ईगन वैल्यू है इट हैज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। क्यों, क्योंकि ये आपको 2 टाइम्स मिल रही है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 टाइम्स आ रही है, तो आपको इससे 2 ही इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने देखो ईगन वेक्टर्स यहाँ पे डायरेक्ट निकाले हुए हैं। λ1 इज इक्वल टू -6 के लिए आपको ईगन वेक्टर मिला है ये, ठीक है, और λ2 इज इक्वल टू 3 के लिए आपको 2 ईगन वेक्टर मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपको 2 ईगन वेक्टर मिले, ये आपस में इंडिपेंडेंट भी होंगे और ऑर्थोगोनल भी होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम अभी पढ़ी थी। ये ऑर्थोगोनल भी होंगे, आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। देखो 2 की -2 मल्टीप्लाई करी -4, 4 किस में करी 4 और 0 तो आ गया ना 0। तो ये वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल भी होंगे और इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने ईगन वेक्टर निकाले, ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी। अब हमको देखो नॉर्मली डायगोनलाइजेशन में हम क्या करते थे, ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते थे और एक मैट्रिक्स बना लेते थे, उसमें ईगन वेक्टर्स ही लिखे होते थे, यही हमारी मैट्रिक्स होती थी P। लेकिन इस केस में हमें ऑर्थोगोनल चाहिए, तो हमें ऑर्थोगोनल करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, ऑर्थोगोनल सेट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जो हमारा ये V1, देखो तो जो हमारा U1 होगा वो किसके बराबर होगा, V1 वेक्टर, जो ये ईगन वेक्टर आया है ना V1 अपॉन में इसका मॉड्यूलस। तो इससे आपको एक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपको एक वेक्टर मिलेगा। ये आप सोल्व करोगे, V1 वेक्टर आपका 1 माइनस के 2 2 है, और सबके अपॉन में इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में a² + b² + c², ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो 4 4 8 और 9, तो 9 का अंडर रूट कितना जगह 3, तो सबके नीचे क्या जाएगा 3, तो 1 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3 2 अपॉन में 3, ठीक है। फिर अगेन सिमिलरली आपने v2 वेक्टर आपको गिव, ईगन वेक्टर आपका ये था 2 1 0, आपने सिमिलरली इसके साथ भी यही करा, u2 इज इक्वल टू v2 अपॉन में मोड ऑफ v2, तो इससे आपको एक ये मिला, और u3 आपको सिमिलरली इस वाले वेक्टर का आपको ये मिल गया, ठीक है। तो अब जो आपकी जो मैट्रिक्स, तो जैसे हम उसमें लिखते थे ना जब हम नॉर्मल डायगोनलाइजेशन में, तो जो जैसे मान लो हमारे p1 p2 p3 हमारे इगन वेक्टर्स होते, तो हम p2 p3 इस तरीके से मैट्रिक्स हम ड्राइव कर देते थे अपनी, लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्थोगोनल सेट निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होनी चाहिए ना, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट आपको एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो हमने इस तरीके से करा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो ये मैट्रिक्स आई आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगी P, वो क्या होगी u1 u2 u3, जहाँ पे u किसके बराबर, u1 किसके बराबर होगा v1 अपॉन में मोड v1, ठीक है, u2 किसके बराबर होगा v2 अपॉन में मोड u2, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी P, ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी आपकी। आप चाहो तो P इनवर्स AP निकाल लो, आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे भी जो ईगन वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इस केस में तो क्या था कि आपको इस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 जो आपको ईगन वैल्यू गिवन थी, तो इसमें आपको दो ईगन वेक्टर्स मिलते और वो आपस में इंडिपेंडेंट होते और ऑर्थोगोनल भी होते, ठीक है ना। इन केस बाय द वे वो तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो ये ऑर्थोगोनल थे, ठीक है। इन केस मान लो कि अगर ये ऑर्थोगोनल ना भी होते तो आपको इनको ऑर्थोगोनल बनाना पड़ता विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्केमेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या है इन दोनों वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करते इन कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट वेक्टर्स, और फिर हम ऑर्थोगोनल इनको पहले बनाते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते। किस तरीके से हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ऑर्थोगोनल बनाने के लिए, ये हमारे सिलेबस में भी इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि हाँ ऑर्थोगोनल में इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, ठीक है। देखो अब यहाँ देखो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, हर एक की मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन करी कि -6 की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या थी 1, 3 की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या थी 2, -6 क्योंकि एक यूनिट ईगन वैल्यू है आपकी, मतलब एक सिंगल है, एक ही मल्टीप्लिसिटी है इसकी, तो इसी के रिगार्डिंग आपको एक यूनिट ईगन वेक्टर आपको मिल जाएगा। जितनी मल्टीप्लिसिटी होगी किसी ईगन वैल्यू की उतने ही आपको वेक्टर्स मिलेंगे, उतने ही ईगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे वहां पे 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 थी तो आपको 2 ही ईगन वेक्टर्स मिले, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ईगन वैल्यू जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसके लिए आपको एक ईगन वेक्टर मिलेगा, ईगन वैल्यू जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके लिए आपको उतने ही इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ईगन वेक्टर्स आप क्या है v1 v2 से लेके जितने भी आपके मल्टीप्लिसिटी उसके अकॉर्डिंग आपको v1 v2 v3 इस तरीके से आपको ईगन वेक्टर्स मिले। इफ दिस सेट इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल, ये सेट आपका ऑर्थोनॉर्मल अगर नहीं है तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू इसको पहले ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब बन जाएगा उसके बाद आप आगे का प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे, इतना सिर्फ इसमें मेंशन्ड है। हम इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं एमएससी के सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में, जिसमें भी है, इस सेमेस्टर में ये नहीं है, ठीक है। तो इतना था आपका आज का टॉपिक, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज थी, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सिंपल सी डेफिनेशन इतनी है। इन मैट्रिक्स की जब आप ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज अगर आपकी आती हैं तो उनके एन लीनियरली इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स भी आपको मिलते हैं। वो इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स जो होते हैं वो आपके ऑर्थोगोनल भी होते हैं एक दूसरे के साथ, वो मैट्रिक डायगोनलाइजेबल भी जब भी होते हैं जब इनकी ईगन वैल्यूज भी एक रियल नंबर हो, ठीक है। तो इतना है, ये मैट्रिक्स आपके ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल भी जब ही होंगी जब ईगन वैल्यूज रियल हो और मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक हो, ठीक है। और ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, P इनवर्स AP आपको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए इन केस की P आपकी जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा ही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया टोटल, ठीक है। कल को हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस हम लेंगे ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स के, हम किस तरीके से रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ही है, ये ज्यादा नहीं है, बस एक तरीके से ये है कि हमको तो देखो आता तो नहीं है ये, लेकिन हमको फिर भी जो है थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आप लोग मुझे बताइएगा फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।